Hello, good morning, students. Myself Indrajit Kumar. I am pursuing my post graduation from IIT Bombay, and today I am going to teach you coordination compounds, which one of the best topic in inorganic chemistry. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. देखिए, इस टॉपिक को हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, जिससे क्या हो, इस टॉपिक को समझने में हमें आसानी से इस टॉपिक को समझ सके. पहला पार्ट्स होता है जिसके अंदर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं, और दूसरा टॉपिक कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. एक कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, जैसे आप ऑर्गेनिक आइसोमेरिज्म पढ़े होंगे वैसे ही यहाँ भी एक आइसोमेरिज्म होती है जिसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक आइसोमेरिज्म. इनऑर्गेनिक आइसोमेरिज्म, ठीक है. तो फर्दर इसको हम क्लासीफाई करते हैं कैसे कैसे होता है. वहाँ क्या पढ़े थे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा पार्ट्स क्या होता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म. फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल के अंदर क्या क्या पढ़ना है हमें. आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे. फिर इसके अंदर लिंकेज आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे. फिर क्या पढ़ेंगे आगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. फिर उसके बाद हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे. हाइड्रेट या इसे सोलवेट आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है. और इसका दूसरा पार्ट्स क्या है, स्टीरियो. स्टीरियो के अंदर अभी हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे इसको. एक तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. तो हम यहाँ से ये जाने कि इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हमको समझने में आसानी से समझ सकें. तो पहला पार्ट्स होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और दूसरा पार्ट्स पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे. तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को इनऑर्गेनिक आइसोमेरिज्म कहते हैं. जैसे आप लोग ऑर्गेनिक में पढ़े होंगे, दो टाइप्स का आइसोमेरिज्म होते हैं, स्ट्रक्चरल होते हैं और स्टीरियो होते हैं. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, स्ट्रक्चरल में होता है कि आपका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, और लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि स्ट्रक्चर डिफरेंट, स्ट्रक्चर तो सेम होती है लेकिन ओरिएंटेशन स्पेस में क्या होता है, डिफरेंट होती है. तो हम आगे पढ़ेंगे, बस ये जान रहे हैं कि टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है. तो उसके बाद हमें स्टार्ट करेंगे. तो क्या करना है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के अंदर पढ़ना है हमें, स्ट्रक्चरल के अंदर तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म पढ़ना है, लिंकेज पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन पढ़ना है, और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म पढ़ना है, जिसको कहीं कहीं बुक्स में सॉल्वेट आइसोमेरिज्म ही लिखा जाता है. और स्टीरियो के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल. तो ठीक है, वहाँ से ये तो हम जाने कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या पढ़ना है. अब हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उसका क्या क्या सिलेबस आपके, सिलेबस ऑफ फर्स्ट पार्ट हम देखना चाहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की क्या क्या सिलेबस है. आइसोमेरिज्म तो देख लिए, सिलेबस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या क्या सिलेबस है. पहले तो हम इस चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. क्या है, इंट्रोडक्शन जानने के बाद जो भी बेसिक टर्म्स है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज होते हैं वो हम जानेंगे. बेसिक टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. उसके बाद क्या करेंगे, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे. डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ लिगेंड on the basis of charge
एंड डेंसिटी। आगे सभी टर्म्स को हम पढ़ेंगे, बस ये जानना चाहते हैं इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ना है, आपका सिलेबस का पार्ट्स क्या है। उसके बाद हम किलेट लिगेंड भी पढ़ेंगे, किलेट एंड नॉन किलेट लिगेंड, किलेट लिगेंड, क्लासिक नॉन क्लासिकल लिगेंड, क्लासिकल, सभी टॉपिक को आगे हम एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है, लेकिन अभी जानना चाहते हैं कि इसके अंदर पढ़ना क्या क्या, आपका सिलेबस के पार्ट्स क्या है। नॉन क्लासिकल लिगेंड, इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसके क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड लिगेंड। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या पढ़ना है हमें, जो भी है वहाँ जैसे ऑर्गेनिक आइसोमेरिज्म में क्या किए थे, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर दिए थे कंपाउंड्स का, जैसे वहाँ पढ़े होंगे CH3 CH2 Cl, CH3 इसका क्या होता है नाम, स्टार्टिंग पहले पेरेंट चेन करेंगे 1 2 3, तो क्या कहते हैं 2 क्लोरो, और पेरेंट चेन का नाम देते हैं प्रोपेन। सेम यहाँ भी हम क्या करेंगे, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे हम किसका, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, वर्नर्स थ्योरी, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है इसका, वर्नर्स थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी और इसका एप्लीकेशन क्या है। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, एक टॉपिक है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद इस टॉपिक के अंदर आएगा स्वीडिविक रूल, स्वीडिविक रूल। इसके बाद हम यहाँ थोड़ा जानेंगे वीवीटी थ्योरी से पहले ही स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको बताएंगे, जिससे आपको वीवीटी थ्योरी आसानी से समझ आ सके, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके बाद क्या है, वीवीटी थ्योरी और इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन। यहाँ एप्लीकेशन में क्या आता है, वहीं ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन वगैरह इसकी मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे CFT थ्योरी, और इसके क्या पढ़ेंगे, CFT थ्योरी का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। फिर आगे हम बढ़ेंगे, आगे हम क्या पढ़ेंगे, इसका एप्लीकेशन है, मेन एप्लीकेशन क्या होता है, यहाँ से आप स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स पता कर सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, और बहुत सारी चीज़ें जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसका ही एप्लीकेशन जॉन टेलर थ्योरम, जिसको हम अलग से पढ़ेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन में। जॉन टेलर थ्योरम क्या है, इसका हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। फिर आगे क्या पढ़ेंगे हम, इस सबसे मेन है, जैसे आप बहुत सारे मतलब कहीं शॉर्ट्स और रील्स वगैरह में देखे होंगे कि कलर कैसे आते हैं, तो ये हाँ हम जानना चाहेंगे कलर क्या क्या रीजन है, कलर थ्योरी पढ़ेंगे, जो कलर थ्योरी के अंदर बहुत सारा रीजन होता है, कैसे कैसे है, नॉर्मल या DD ट्रांजिशन हो सकता है आपके सिलेबस में है, या थोड़ा बहुत हम चार्ट ट्रांसफर पर डिस्कस करेंगे, चार्ट ट्रांसफर पर डिस्कस करेंगे। फिर आगे हम पढ़ेंगे जो लास्ट टॉपिक है, मेटल कार्बोनिल, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, इसको हम सिनर्जिक इफेक्ट भी कहते हैं, सिनर्जिक इफेक्ट भी कहते हैं। तो देखिए हम जाने के मतलब क्या कैसे पढ़ते हैं इसको, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को चैप्टर को आसान करने के लिए क्या किए हैं, इसको 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिए हैं। तो पहला पार्ट्स क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके टेबल ऑफ कंटेंट दिए हैं। दूसरा पार्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, तो हम बाद में पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के, लेकिन इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है हमें, स्ट्रक्चर पढ़ना और स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ना है। स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, लिंकेज आइसोमेरिज्म है, और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, और क्या है हाइड्रेट और वो है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म।
ठीक है। तो आगे और स्टीरियो के क्या पार्ट्स है, ज्योमेट्रिकल है और ऑप्टिकल है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम अब। तो मेन हमें सिलेबस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, स्टार्टिंग जो करने वाले हैं, तो इसके अंदर जो भी है पहले उसका इंट्रोडक्शन देंगे, क्या होता है, कैसे बनता है और इसमें पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ा। दूसरा है कि जो भी इसका बेसिक टर्म्स यूज होते हैं, जो हम आगे देखेंगे क्या क्या बेसिक टर्म्स है, क्या जो भी है, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट है, लिगेंड्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन है, उससे क्या होता है उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे हम। उसके बाद हम लिगेंड है, तो लिगेंड पर डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, क्या होता है लिगेंड के, कैसे क्लासिफिकेशन होता है, उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे हम चार्ज के बेसिस पर और डेंसिटी के बेसिस पर। किलेट लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे, किलेट और नॉन किलेट क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे क्लासिकल नॉन क्लासिकल लिगेंड क्या होता है। यहाँ इस टॉपिक का बैकबोन समझ सकते हैं लिगेंड को। अगर आप लिगेंड समझ लिए तो ऐसे आप 30 से 40% कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज और लिगेंड, मतलब जो भी कम्प्लेक्स बनेगा वो किस टाइप का कम्प्लेक्स है, उसको लिगेंड के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे और चार्ज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसे जैसे इन डेप्थ चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ हम अच्छे से सभी चीज़ें हमको समझ आएगी। उसके बाद हम आईपीएक नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे और एनसीईआरटी बुक में मोस्टली तो वर्नर थ्योरी से स्टार्टिंग किया गया है आपको, तो वर्नर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पढ़ेंगे। उसका आगे एप्लीकेशन इसी का शेड्यूल क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ईएन है, तो वो इसके बारे में पढ़ेंगे हम, एप्लीकेशन ऑफ ईएन। तो इसके बाद हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे, वीवीटी थ्योरी पढ़ेंगे। वीवीटी थ्योरी के अंदर क्या है, वीवीटी थ्योरी की लिमिटेशन पढ़ेंगे और उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन मेन पार्ट इसका होता है कि ज्योमेट्री और हाइब्रिडेशन क्या है। और फिर हम पढ़ेंगे क्या, सीएफटी थ्योरी। सीएफटी थ्योरी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या हुआ, स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर सही पढ़ेंगे। उसके बाद इसका सबसे मेन एप्लीकेशन जॉन टेलर थ्योरम, जो इस एक्सियल इलोंगेशन, इक्वेटोरियल इलोंगेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। कलर थ्योरी है, कलर थ्योरी मतलब किसी कंपाउंड्स के कलर आ रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है, तो वो हम पढ़ेंगे। तो मोस्टली रीजन डी ट्रांजिशन होता है या कुछ बहुत थोड़ा बहुत हम चार्ज ट्रांसफर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट टॉपिक आपका है कि बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, मतलब जो भी है मेटल कार्बोनिल के बीच में बॉन्डिंग कैसा होता है, उसी को हम सिनर्जी की इफेक्ट कहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक को, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हेडिंग डालते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको हम कॉम्प्लेक्स साल्ट भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट भी कहते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। यहाँ से मेरा क्या हो रहा है, टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसे पढ़ने से पहले हम थोड़ा हम बेसिक जानेंगे, नॉर्मल साल्ट क्या होता है। नॉर्मल साल्ट या इसे हम सिंपल साल्ट कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे क्या होता है नॉर्मल साल्ट और सिंपल साल्ट। तो ये देखिए क्या होता है, सिंपल साल्ट इज formed by the neutralization of single acid and single base reaction where cation parts comes from base and anion parts comes from एसिड। देखिए सिंपल साल्ट का डिफिनीशन क्या है, इसको सिंपल साल्ट भी कहते हैं और नॉर्मल साल्ट भी कहते हैं। तो सिंपल साल्ट क्या है, एक नॉर्मल एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जो वहाँ से सिंपल साल्ट का फॉर्मेशन होता है। जहाँ कटायन क्या होता है, कटायन होता है कि जो आपका कटायन है, यहाँ मेन ये चीज़ें देखना है, ये जो कटायन है कहाँ से आ रही है, बेस से आ रहा है, और एनायन पार्ट्स कहाँ से आ रही है, एसिड से आ रही है। तो कह सकते हैं सिंपल साल्ट क्या है, सिंपल साल्ट क्या है, एक रिजल्ट है जो सिंगल एसिड और सिंगल बेस का रिएक्शन का, ठीक है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। बाय द एग्जांपल हमें हर चीज़ों क्लियरिटी से समझ आएगी। जैसे क्या होगा, एक नॉर्मल NaOH क्या है, एक बेस है, और क्या है, HCl एसिड है। तो डिफिनीशन में ये कहना चाह रहा है ये कैसे ब्रेक डाउन होगा, Na+ OH-
और एक कैसे ब्रेक डाउन होगा, NaH प्लस प्लस Cl-। तो कहना ये चाह रहा है कि आपका जो कटायन पार्ट्स है वो कहाँ से आ रही है, कटायन पार्ट्स आ रही है वो बेस से आ रही है, और एनायन पार्ट्स कहाँ से आ रही है, जो सिंपल साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ से आ रही है, एसिड से आ रही है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि यहाँ से क्या है Na प्लस और यहाँ से क्या है Cl-। तो ओवरऑल क्या फॉर्मेशन हुआ, NaCl। ये क्या है, ये सिंपल साल्ट के एग्जाम्पल है, क्या है, सिंपल साल्ट के एग्जाम्पल है। ओवरऑल इस रिएक्शन में क्या लिख सकते हैं, कैसे फॉर्मेशन होगा, NaCl होगा और प्लस H2O। तो वही है, मतलब जो आप एग्जाम्पल से आसपास दूसरा एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, यहाँ पर हम KOH रिएक्शन किया होगा HCl, यहाँ से क्या बना होगा KCl। ये भी क्या है, सिंपल साल्ट का एग्जाम्पल है, सिंपल साल्ट का। फिर और क्या ले सकते हैं एग्जाम्पल में, MgOH2, ये बेस है, यहाँ से कौन सा पार्ट्स आएगा, यहाँ से आपका Mg2 प्लस आया और यहाँ से क्या है Cl-, क्या बना MgCl2। ये समझ आया कि सिंपल साल्ट क्या होता है। सिंपल साल्ट क्या, नॉर्मल रिजल्ट ऑफ एसिड बेस रिएक्शन है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये तो नॉर्मल साल्ट समझ गए, तो ये अब आगे बढ़ते हैं एक नॉर्मल साल्ट के क्या, इसका सेकंड कंपाउंड पढ़ते हैं, एडिशन कंपाउंड। क्या पढ़ते हैं, एडिशन कंपाउंड। तो एडिशन कंपाउंड समझिए क्या होता है, जब हम when two or more than two normal salt combined in fixed stoichiometric ratio, then addition compound is formed। देखिए क्या कह रहा, सिंपल साल्ट तो वहाँ पढ़ चुके थे कि सिंपल साल्ट क्या होता है, उसे नॉर्मल साल्ट भी कहते हैं। तो एडिशन कंपाउंड क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक नॉर्मल साल्ट एक फिक्स्ड स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में आपस में कंबाइंड हो तो क्या होता है, एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो हम इस चीज़ को हम कैसे समझते हैं, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक कार्नालाइट कंपाउंड्स है, क्या है कार्नालाइट्स, जो कैसे फॉर्मेशन होता है ये हम जानेंगे। यहाँ होता है KCl हुआ प्लस MgCl2, ये भी सिंपल साल्ट है और ये भी सिंपल साल्ट है, प्लस 6H2O वाटर मॉलिक्यूल्स को अगर रिएक्शन कंडीशन एक जो भी होता है प्रोवाइड करेंगे हम, तो क्या बनता है, यहाँ से KCl MgCl2 प्लस 6H2O। ये क्या हो रहा है हमारा, ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा। इसमें क्या देख रहे हैं, एक तो KCl है, एक सिंपल साल्ट ये है, एक MgCl2 दूसरा सिंपल साल्ट ये है। तो क्या हो रहा है, जो एडिशन कंपाउंड है ये हमारा ऐसे हो सकता है कि दो या दो से अधिक सिंपल साल्ट या नॉर्मल साल्ट का मिक्सचर है। तो आगे हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं क्या है। यहाँ लिए K2SO4 Al2SO4 प्लस 24H2। यहाँ से क्या फॉर्म हो रहा, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2। ये जो फॉर्मेशन हो रहा है इसे हम कहते हैं पोटास एलम। क्या कहते हैं इसे, पोटास एलम। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, KCN प्लस FeCN2। एक रिएक्शन, जो भी रिएक्शन कंडीशन यहाँ प्रोवाइड करेंगे, अंत में जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है K4FeCN6। ठीक है, यहाँ ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा। तो देखिए अब आगे कैसे होता है एडिशन कंपाउंड को कैसे क्लासिफिकेशन किया गया। यहाँ तो हम समझे एडिशन कंपाउंड क्या होता है, यहाँ हम देखेंगे एडिशन कंपाउंड क्या, बेसिक डिफिनेशन लिखे हैं, व्हेन जब दो या दो से नॉर्मल साल्ट मतलब एक फिक्स्ड स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में आपस में कंबाइंड हो तो क्या होता है, एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो एडिशन कंपाउंड कैसे बनता है वो देखें, KCl है प्लस MgCl2, दो सिंपल साल्ट को और वाटर मॉलिक्यूल के साथ आपस में एक सूटेबल रिएक्शन कंडीशन दिए तो क्या फॉर्मेशन हुआ। यहाँ से जो KCl डॉट MgCl2 डॉट CH2 ऐसे ही लिखते हैं। कैसे, ये जो लिखने का तरीका है ऐसे ही ऐसे ही मतलब आपस में मिला तो डॉट करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या हुआ, ये एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। फिर आगे क्या हुआ,
K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24 H2O लिए। तो यहाँ से जो फॉर्मेशन हो रहा है उसका नाम क्या आता है, पोटासियम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देख तीसरा रिएक्शन लीजिए, KCN प्लस FeCN2, जो भी रिएक्शन कंडीशन यहाँ अप्लाइड किया तो ये जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, इसे आगे पढ़ेंगे क्या कहते हैं, ये कम्प्लेक्स साल्ट के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो फिर हम फर्दर एडिशन कंपाउंड को क्लासिफिकेशन किए, किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन किए वो हम देखना चाहते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ classification of addition compound on the basis of their behavior in aqueous solution। देखिए यहाँ पर मतलब कि अगर इस कंपाउंड को हम एक्वा सोल्यूशन में डालते हैं, एक्वा सोल्यूशन का अर्थ हुआ कि H2 एज ए सॉल्वेंट, अगर पानी में अगर इसे डालते हैं वाटर में तो उसका बिहेवियर कैसा रहेगा, आयोनाइड होगा नॉट आयोनाइड होगा। तो उसके बेसिस पर हम इसको एडिशन कंपाउंड को फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। तो एडिशन कंपाउंड को फर्दर कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, किस बिहेवियर पर करते हैं, तो हम उसको एक्वा सोल्यूशन में डालते हैं तो उसका कैसे बिहेवियर शो करता है, कितना आयोनाइड हो रहा, उसके बेसिस पर हम फर्दर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एडिशन कंपाउंड का फर्दर क्लासिफिकेशन करने के बाद कितना टाइप्स बना, यहाँ हम 2 टाइप्स में पढ़ते हैं। एक तो क्या एक को कहते हैं डबल साल्ट, और दूसरा क्या कहते हैं कम्प्लेक्स साल्ट या कम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, यहाँ से हम जाने कि एडिशन कंपाउंड को कैसे क्लासिफिकेशन किया गया और किस बेसिस पे किया गया। तो किस बेसिस पे किया गया कि जैसे ही एडिशन कंपाउंड को हम एक्वा सोल्यूशन में डालेंगे तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, उस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, उसका फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और क्लासिफिकेशन में क्या क्या होगा, उसको हम फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे कि एक तो डबल साल्ट होगा और दूसरा को क्या कहेंगे कम्प्लेक्स साल्ट, या उसी का नाम क्या होता है कम्प्लेक्स कंपाउंड, या उसी को हम क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यही यहाँ से हम टॉपिक को स्टार्टिंग करेंगे। लेकिन उस टॉपिक को स्टार्टिंग कैसे हुआ वो आपको ऐसे जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं चैप्टर में तो आपको कंसेप्ट क्लियरिटी आते जाएगी कि कैसे कैसे हम आगे बढ़े हैं इस चैप्टर में। तो हम स्टार्ट करते हैं डबल साल्ट क्या होता है। डबल साल्ट क्या है, डबल साल्ट किसका टाइप है, तो लिख सकते हैं बेसिक डिफिनेशन जैसे डबल साल्ट इस टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड जो विच आर स्टेबल इन solid state but completely dissociated into ions in aqueous solution। तो कहना ये चाह रहा है कि क्या कहना चाह रहा है, डबल साल्ट क्या है कि एडिशन कंपाउंड का ही हम एक टाइप पढ़ रहे हैं जो क्या होता है सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल कंडीशन में होता है, मतलब एग्जिस्ट करता है। लेकिन जैसे ही अगर हम एक्वा सोल्यूशन में डालें जैसे वाटर एज ए सॉल्वेंट तो क्या होता है कम्प्लीटली डिसोशिएट कर जाता है। तो चलिए इस डिफिनेशन को हम क्या एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, कहना क्या चाह रहा है। तो कहना ये चाह रहा है कि वहाँ हम क्या पढ़े थे, एक कर्नलाइट की एग्जाम्पल पढ़े थे, कर्नलाइट की कैसे फॉर्मेशन होता है, वो एडिशन कंपाउंड की एग्जाम्पल है। तो इसको कर्नलाइट को क्या करेंगे KCl MgCl2 6H2। जैसे ही इसको हम एक्वा सोल्यूशन में डालें इन एक्वा सोल्यूशन तो क्या हुआ, ये डिकम्पोज कर गया। कैसे डिकम्पोज किया, K प्लस Cl माइनस प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस 2Cl माइनस प्लस ये जो वाटर मोलिक्यूल है वो भी, ये वाटर मोलिक्यूल कहाँ चला जाएगा, वाटर एज सॉल्वेंट है तो आपस में मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आयंस क्या क्या बना, K प्लस 3Cl माइनस
प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस। मैग्नीशियम 2 प्लस। तो यहाँ से क्या हो रहा है, एक आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है एक सोल्यूशन में। तो क्या कर सकते हैं, डबल साल्ट है, वही जो एडिशन कंपाउंड की एग्जांपल है, जिसको वाटर एज सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जा रहा है। तो यहाँ से ये जाने। अगर वैसे ही दूसरा एग्जांपल लेंगे पोटासियम का, पोटासियम क्या होता है, K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस 24H2O। सेम होगा, एक्वा सोल्यूशन में डालेंगे, रिएक्शन कंडीशन सेम ऐसे हो गया। तो क्या होगा, 2K प्लस सल्फेट आयन प्लस SO4 माइनस प्लस 2 एल्युमिनियम 3 प्लस 3 सल्फेट आयन प्लस 24H2O, ऐसे होगा। तो आगे हम पढ़ते हैं और इसका रिमार्क्स लिखते हैं क्या है। ये क्या हो रहा है, कंपाउंड्स, यहाँ जो डबल साल्ट है, क्या हो रहा है, डबल साल्ट लिख सकते हैं। डबल साल्ट क्या लिख सकते हैं, लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सोल्यूशन। ये कहना चाह रहा है कि डबल साल्ट जो है कि कर्नालाइट है, इसको अगर हम कर्नालाइट क्या है, KCl MgCl2 कहना ये चाह रहा है कि अगर डबल साल्ट मतलब जो इसका आइडेंटिटीज है, जो इसका पहचान है, उसको सोल्यूशन में जाने पे क्या हो रहा है, आपस सभी डिकम्पोज कर जा रहे हैं, तो जो एक अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक डाउन हो जा रहा है। जो इसका रियल आइडेंटिटी है उसको सोल्यूशन में जाने के बाद क्या हो जा रहा है, उसे लूज कर दे रहा है। तो ये कहना चाह रहा है। तो आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम अपना मेन टॉपिक पर आते हैं। क्या है, यहाँ से हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स साल्ट। क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स साल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ से मेरा टॉपिक अब स्टार्ट होता है, क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बेसिक डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या लिख सकते हैं, इस टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड which do not completely dissociate into ions in aqueous solution। देखिए यहाँ से क्या डिफिनेशन आया, यहाँ से डिफिनेशन ये आ रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, ये एडिशन कंपाउंड के एक टाइप है, जो क्या होता है, एक तो डबल साल्ट क्या हो रहा था, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जा रहा था। लेकिन यहाँ क्या है, कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या है, जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। किस में डिसोसिएट नहीं होता, जो अपना आयंस है। और सॉल्वेंट क्या है, यहाँ जनरली यूज किया जाता है वाटर एज सॉल्वेंट। चलिए इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कहना क्या चाहता। देखिए यहाँ जैसे K4 FeCN6, अगर इसे हम एक्वा सोल्यूशन में डालते हैं तो क्या हो रहा है, 4K प्लस FeCN6 4 माइनस। तो क्या हो रहा है, ये बाहर वाला आउट से यहाँ दिख रहा है आपको, जो बाहर का पार्ट्स है वो तो आयनाइट डिसोसिएट कर गया, लेकिन जो ये अंदर का जो स्क्वायर ब्रैकेट का अंदर का पार्ट्स है वो क्या हो रहा है, वो डिसोसिएट नहीं कर रहा। तो इस डिफिनेशन से तो ये समझ क्या समझे, ये समझे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, एडिशन कंपाउंड के टाइप्स है, और क्या हो रहा है वो एक्वा सोल्यूशन में जाने के बाद क्या हो रहा है, कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हो रहा है। लेकिन ये डिफिनेशन उतना हमको कॉम्प्लेक्स साल्ट के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाता है। तो दूसरा हम एक लेते हैं, इसको कह सकते हैं मॉडिफाइड डिफिनेशन। क्या होगा, तो हम ये दूसरा डिफिनेशन क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, यहाँ से मॉडिफाइड डिफिनेशन करते हैं, यहाँ से समझेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, इज ए मॉलिक्यूल which contains a central metal atom
तो यहाँ से क्या जानेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, एक मॉलिक्यूल्स है जो विच कंटेन्स सेंट्रल मेटल एटम, जो क्या हो सकता है, सेंट्रल मेटल एटम्स क्या हो सकता है, या तो आयन्स हो सकता है या न्यूट्रल्स हो सकता है, और दैट इज सराउंडिंग बाई, दैट इज सराउंडेड बाई ligand कैन बी आयन या न्यूट्रल। ये यहाँ से ये कहना चाह रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स साल्ट वो होता है जो एक सेंट्रल मेटल एटम हो और सेंट्रल मेटल का किससे सराउंडेड हो, वो लिगेंड से सराउंडेड हो। यहाँ से कुछ हमको डिटेल, उससे पहले वाला जो डिफिनीसन था उससे थोड़ा ज़्यादा क्लियरिटी ला रही है इस डिफिनीसन के अंदर। कहना ये चाह रहा है कि कॉम्प्लेक्स साल्ट कहेंगे किसे, कॉम्प्लेक्स साल्ट कहना है उसे कॉम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं जो एक सेंट्रल मेटल एटम हो और लिगेंड कैसे हो, उसे सराउंडेड आपस में, उसे उसके सराउंडिंग में क्या हो, लिगेंड हो। ठीक है, चलिए इस डिफिनीशन से भी उतना हमको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। ये लास्ट डिफिनीशन है जो हमको सबसे बेस्ट लगा इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ाने के लिए। ये होता है, इसको लिख सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज द प्रोडक्ट ऑफ Lewis acid base reaction in which neutral atom or molecules देखिए ये क्या कहना चाह रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, ये जो लेविस एसिड और लेविस बेस रिएक्शन होता है उसका एक प्रोडक्ट है, जिसमें क्या होता है कि जो मेटल्स एटम होते हैं, जो आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था, जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं वो क्या हो सकते हैं, न्यूट्रल एटम भी हो सकते हैं या आयन भी हो सकते हैं, जो किसके द्वारा सराउंडेड होते हैं, वो लिगेंड के द्वारा सराउंडेड होते हैं, जो किस बॉन्डिंग के थ्रू होते हैं, तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के थ्रू होते हैं। देखिए कहना यह चाह रहा है इस डिफिनेशन में क्या होता है कि लेविस एसिड लेविस बेस रिएक्शन क्या हो रहा है, तो लेविस एसिड क्या होता है, लेविस एसिड के पास क्या हो, वैकेंट और ऑर्बिटल हो, वैकेंट ऑर्बिटल्स हो। तो ये जो मेटल्स यहाँ होते हैं डी ब्लॉक, इस सभी के पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ये यहाँ जो भी पढ़ते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में मोस्टली पढ़ते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल क्या, ट्रांजिशन मेटल के अंदर क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होता है। ठीक है, तो यहाँ जो मेटल्स, जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, जो सेंट्रल मेटल एटम किसके तरह बिहेव करते हैं, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो लेविस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। किसकी तरह बिहेव करेंगे, लेविस एसिड की तरह। और लेविस बेस क्या होता है, लेविस बेस क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो कहना ये चाह रहा है डिफिनेशन में कि जो रिएक्शन हो रहा है तो लेविस एसिड और लेविस बेस रिएक्शन होता है, जहाँ मेटल क्या होता है, सेंट्रल मेटल, ये लिख सकते हैं CA में, इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम को, वो कैसे बिहेव करता है, लेविस एसिड की तरह। और जो लिगेंड होता है मुझे, जो सराउंडिंग एटम जो डोनर कर रहे हैं, वो कैसे बिहेव करता है, तो लेविस बेस। तो क्या हो रहा है, यहाँ से स्टैंडर्ड डिफिनेशन बन रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स साल्ट। वो कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या, लेविस एसिड प्लस लेविस बेस का क्या है, रिजल्ट या प्रोडक्ट है, क्या है, रिजल्ट या प्रोडक्ट। और कैसे बॉन्डिंग हो रहा है, ये सभी, ये डिफिनेशन एक सिंपल डिफिनेशन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दे रहा है। ये हमको इसलिए बेस्ट लगा। और क्या है, ये तो जान चुके हैं कि लेविस एसिड और लेविस बेस रिएक्शन है। और जो बॉन्डिंग हो रहा है, जो लिगेंड का जो बॉन्डिंग हो रहा है, यहाँ जो लिगेंड का बॉन्डिंग हो रहा है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि कौन सा बॉन्डिंग होगा। तो यहाँ कौन सा बॉन्डिंग होता है,
कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होता है। तो ये बेस्ट डिफिनीसन लगा मुझे। तो यहाँ से समझेंगे क्या कहना चाहा डिफिनीसन। ये एक एग्जांपल लेते हैं फिर CN 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 CN, तो माइनस 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 और माइनस, ठीक है। तो यहाँ से देखिए डिफिनीसन में क्या डिफिनीसन में ये कहना चाह रहा कि ये जो है सेंट्रल मेटल एटम ये कैसे बिहेव करता है, लुईस एसिड का, और ये सभी के पास नेगेटिव चार्ज है, तो कैसे बिहेव कर रहा है, लुईस बेस का। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स साल्ट कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, ये दोनों का आपस में क्या है, आपस में रिएक्शन का प्रोडक्ट है। और बॉन्डिंग कैसे हो रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। आप जानते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग को सिंगल एरो से डिनोट किया जाता है। जैसे यहाँ एग्जांपल लेते हैं, जैसे अमोनिया है NH3 और H+ है, तो क्या हो रहा है, ये तो लिविस एसिड है, ये समझने के लिए ये लिविस एसिड है, वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास है, और इसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो क्या है, ये लुईस बेस है। तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं NH3 और ये H+, और ये जो बॉन्ड बन रहा है ये क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल एरो से। तो यहाँ जो बॉन्ड जो सभी बन रहा है क्या है, सभी क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो यहाँ तो हम क्या क्या पढ़े, एक बार समराइज कर ले रहे हैं। तो आते हैं ऊपर से, यहाँ तो पहले हम इस चैप्टर को आसान करने के लिए हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। इसे एक पार्ट्स क्या होता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, दूसरा पार्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को बाद में पढ़ते हैं कि थोड़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अच्छे खासा नॉलेज हो जाए, तो इस टॉपिक को पढ़ना हमको ज़्यादा आसान लगेगी। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक आइसोमेरिज्म कहते हैं। और इसे ही फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफिकेशन किया गया, एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है और दूसरा क्या हुआ, स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर भी हम बाकी जो टॉपिक लिखे हैं वो पढ़े हैं। फिर इसके बाद क्या है, सिलेबस आया, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो सिलेबस में अभी तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि कैसे कॉम्प्लेक्स साल्ट कैसे फॉर्मेशन होता है और वहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। तो हम क्या पढ़े हैं, यहाँ से स्टार्ट किए नॉर्मल साल्ट। नॉर्मल साल्ट क्या होता है और सिंपल साल्ट के बारे में हम डिफिनीशन जाने हैं। नॉर्मल साल्ट क्या है, जो सिंगल एसिड और सिंगल बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक प्रोडक्ट है, तो वो जाने हैं। फिर ये जाने हैं कि मतलब फिर एडिशन कंपाउंड क्या होता है। एडिशन कंपाउंड क्या है, जब दो या दो से अधिक नॉर्मल या सिंपल साल्ट एक फिश स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में कंबाइंड होते हैं तो क्या होते हैं, एडिशन कंपाउंड को फॉर्मेशन होते हैं। फिर हम क्या किए, एडिशन कंपाउंड को फर्दर क्लासिफिकेशन किए। किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन किए, जिसका एक्वस सोल्यूशन में कैसा बिहेवियर शो करता है, डिसोसिएट होगा या नहीं होगा, उस बेसिस पे क्या किए, एडिशन कंपाउंड को हम फर्दर क्लासिफिकेशन किए हैं। फिर यहाँ से हम जाने हैं कि एडिशन कंपाउंड में क्या पार्ट्स होता है, दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, एक डबल साल्ट होता है और एक कम्प्लेक्स साल्ट होता है। कम्प्लेक्स साल्ट को ही हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। तो डबल साल्ट क्या होता है उसके बारे में हम जाने हैं, डबल साल्ट कैसे फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद हम डबल साल्ट और कम्प्लेक्स साल्ट के बारे में जाने हैं, तो कम्प्लेक्स साल्ट क्या होता है उसके बारे में जाने हैं। और उसका तीन डिफिनीशन हम देखें कि कैसे कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब उसको पहचान कैसे करेंगे। पहला डिफिनीशन तो होगा कि इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं कर पाया, तो कॉम्प्लेक्स साल्ट हुआ, लेकिन जो उतना क्लैरिटी नहीं आती है उस डिफिनीशन से। फिर उसको मॉडिफाइड डिफिनीशन पढ़े, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। तो यहाँ से हम ये पढ़े जाने कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, एक मॉलिक्यूल्स है जो क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, एक सेंट्रल मेटल होंगे और उससे सराउंडिंग में क्या होगा, लिगेंड होगा, जो किसके द्वारा जुड़े होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा। लेकिन जो सबसे बेस्ट डिफिनीशन हमको ये लगा कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो है एक टाइप ऑफ लुईस एसिड और लुईस बेस के रिएक्शन का एक प्रोडक्ट है, जिसमें लिगेंड किसके थ्रू जुड़े होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। बाकी में उसकी एक्सप्लेनेशन दी है कि लुईस एसिड क्या है, मतलब थोड़ा सा बेसिक मतलब जाने हैं लुईस एसिड के बारे में। तो लुईस एसिड क्या है, जिसका वैकेंट ऑर्बिटल्स हो तो सभी लुईस एसिड की तरह काम करेंगे। और यहाँ लुईस बेस क्या होता है, इसको ये भी कह सकते हैं लुईस एसिड को हम कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखे तो लुईस एसिड कहते हैं। और लुईस बेस क्या, उन देर तक एक्सप्लेनेशन नहीं किया लुईस एसिड, लुईस बेस का जो रिक्वायरमेंट है वही हम यहाँ जाने हैं। लुईस बेस क्या, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं। तो यहाँ सेंट्रल मेटल एटम है, जो जैसे जितना यहाँ जो भी कंपाउंड्स पढ़ते हैं मोस्टली ट्रांजिशन मेटल के बारे में पढ़ते हैं। और ट्रांजिशन मेटल क्या होता है, डी ब्लॉक होता है। यहाँ 3D 4D 5D जो आप पीरियड टेबल में पढ़े होंगे, तो 3D 4D 5D ये सभी के पास क्या होता है, या इनर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होता है या आउटर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होता है। तो हम यहाँ बस समराइज कर सकते हैं कि जो भी सेंट्रल मेटल हो वो क्या होगा,
सभी के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होगा, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होगा तो क्या हो कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो कैसे इलेक्ट्रॉन जो भी एक्सेप्ट कर रहा है तो उससे क्या कहेंगे, लिविस एसिड कहेंगे, उससे क्या कहेंगे, लिविस एसिड कहेंगे। और जो लिगेंड क्या है, एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर काम कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनर जो भी होता है उसे लिविस बेस कहते हैं। तो ये समझे हैं कि कैसे कम्प्लेक्स साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो बाकी हम जाने हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसी चीज़ जाने हैं। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आगे। यहाँ तो हम जान चुके हैं कम्प्लेक्स साल्ट क्या है, तो कुछ प्रॉपर्टी जानते हैं कम्प्लेक्स साल्ट के क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लेक्स साल्ट, तो क्या होता है, इसको लिख सकते हैं कम्प्लेक्स साल्ट क्या लिख सकते हैं, कम्प्लेक्स साल्ट retain their geometry in aqueous solution। देखिए यहाँ से कहना यह चाह रहा है कि मान के चलिए जो भी कम्प्लेक्स साल्ट के एक्चुअल जियोमेट्री होगा एक्वस सोल्यूशन में, उस जियोमेट्री को क्या करेगा, मेंटेन कर। रिटेन का अर्थ होता है कि अपना जियोमेट्री को बरकरार रखेगा। मतलब अगर टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स है तो वहाँ जाने के बाद भी क्या होगा, टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स। एग्जाम्पल ये समझते हैं सब, अभी आगे हम पढ़ेंगे कैसे क्या जियोमेट्री हो रहा है। CuCl4 है, इसे 2 माइनस है। अगर इसका टेट्राहेड्रल में जियोमेट्री है, टेट्राहेड्रल है, तो एक्वस सोल्यूशन में जाने के बाद क्या होगा, ये भी टेट्राहेड्रल ही होगा। ये कहना चाह रहा है। तो दूसरा एग्जांपल हम जानेंगे, सम ऑफ द constituents ions lose their identity in aqueous solution। ये वन ऑफ द बेस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि कुछ मतलब जितना भी कम्प्लेक्स साल्ट में जितना भी आयंस होते हैं, आयन से ही मिलकर बना हुआ है, तो क्या होता है उसमें से कुछ अपने मतलब पहचान को, आइडेंटिटी को लूज कर जाते हैं। तो ये यहाँ एग्जांपल को थोड़े समझेंगे। ये K2COCl4, ठीक है। अगर इसे हम पानी में डालें एक्वस सोल्यूशन में इसे हम डालेंगे, समझिए यहाँ से क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये बाहर वाला आयंस होता है, इसको आगे हम पढ़ेंगे, काउंटर आयन होता है, इसको काउंटर आयन कहते हैं। तो ये आयनाइजेबल होता है, तो ये बाहर वाला आयन टूट जाएगा 2K+, और यहाँ से COCl4 2 माइनस। यहाँ क्या है, ये ट्रांजिशन मेटल से, जो कोबाल्ट है ट्रांजिशन मेटल है, क्या कोबाल्ट है ट्रांजिशन मेटल, और ये क्या है, लिगेंड है, जो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर जो ये क्लोराइड आयन है, अगर तो क्या हो रहा है, यहाँ जो क्लोराइड आयन से एक्वस सोल्यूशन में जाने के बाद ये अपना आइडेंटिटी लूज कर जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ, अगर ये क्लोराइड आयन का टेस्ट करना चाहेंगे हम सोल्यूशन में, तो क्या होगा, क्लोराइड आयन का टेस्ट हमें नेगेटिव आएगा। जैसे हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ अगर हम AgNO3 डाल दें, तो आप जैसे सोच रहे होंगे कि AgNO3 क्या होता है, कि सिल्वर जो है क्लोराइड आयन के साथ मिलकर क्या बनाता है, AgCl का प्रेसिपिटेट बनाता है। और ये क्या होता है, कैसा प्रेसिपिटेट होता है, वाइट PPT होता है। तो यह जो टेस्ट यहाँ अगर हम करना चाहेंगे सिल्वर नाइट्रेट डालकर, तो AgCl के यहाँ प्रेसिपिटेट क्या होगा, हमें मिलेगा। तो ये डिफिनेशन यही कहना चाह रहा है कि ये यहाँ AgCl का प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। तो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ तो क्लोराइड आयन दिख रहा है, लेकिन सोल्यूशन में क्लोराइड आयन आया ही नहीं। तो क्या हो रहा है, यहाँ जो क्लोराइड आयन आया ही नहीं, तो क्लोराइड आयन क्या कर रहा है, अपना आइडेंटिटी को लूज कर जा रहा है। तो ये कहना है कुछ आयंस अपना आइडेंटिटी को लूज कर जा रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए, और कुछ नहीं कर रहा है, तो कुछ नहीं करने का अर्थ यहाँ पोटासियम है। तो पोटासियम क्या हो रहा है, पानी एक्वस सोल्यूशन में पोटासियम तो है, तो यहाँ पोटासियम आयन को टेस्ट करेंगे तो पोटासियम आयन का टेस्ट तो मिलेगा, लेकिन क्लोराइड आयन का टेस्ट हमें नहीं मिलेगा। तो यही डिफिनेशन ये कहना चाह रहा है कि कुछ आयंस होते हैं जो अपना जो भी एक्चुअल प्रॉपर्टीज़ है वो एक्वस सोल्यूशन में लूज कर जाते हैं। और यहाँ भी मतलब टेस्ट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि यहाँ भी होगा। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी होता है, या कम्प्लेक्स साल्ट में कह सकते हैं कि कुछ कंपाउंड कम्प्लेक्स बनाने फॉर्मेशन होने के बाद अपना प्रॉपर्टी जो क्या कर जाते हैं, लूज कर जाते हैं। तो ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं क्या होता है। आगे हम जानेंगे क्या पढ़ेंगे, मेन रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ
कॉम्प्लेक्स साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये सभी चीज़ें क्या है, एक ही है। तो हम कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट का, तो यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। इसका दो पार्ट्स होता है, एक यहाँ ML6 और यहाँ कुछ होगा M डैश ले रहा है, तो ये एग्जाम्पल के थ्रू बेस्ट समझ आएगा। K2 PtCl4। देखिए कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसको, हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर वाला पार्ट्स को आयोनाइजेबल पार्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जो भी पार्ट्स होगा जो ब्रेक डाउन हो जाए आयोनाइजेबल पार्ट्स, और ये स्क्वायर ब्रैकेट का जो भी अंदर पार्ट्स होगा क्या होगा, नॉन आयोनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल। ठीक है, और ये क्या होता है, ये जो सेंट्रल मेटल आइटम होते हैं इसे क्या कहते हैं, जो सेंट्रल में होते हैं इसको सेंट्रल मेटल आइटम कहते हैं, मेटल आइटम कहते हैं। और ये जो क्या है, ये लिगेंड है, लिगेंड है। और ये जो हो रहा है ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर रहते हैं। तो यहाँ से, और जो यहाँ से हम जानेंगे कि सेंट्रल मेटल आइटम क्या होता है। यहाँ से जो बेसिक टर्म्स है वो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सेंट्रल मेटल आइटम क्या होता है, इसका पार्ट्स क्या क्या होगा, सेंट्रल मेटल आइटम, लिगेंड्स क्या क्या होते हैं, लिगेंड क्या क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। और इसके बाद हम पढ़ेंगे काउंटर आयन क्या होगा, काउंटर आयन क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होगा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। देखिए यहाँ से यहाँ तो ये समझ गए सेंट्रल मेटल आइटम क्या होगा, लिगेंड क्या होगा वो भी समझ गए, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इसे थोड़ा सा यहाँ जाने हैं क्या होगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन करेंगे इससे क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, और काउंटर आयन क्या होगा, काउंटर आयन समझेंगे। काउंटर आयन जो भी आउटसाइड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट उसे हम काउंटर आयन कहते हैं, फिर भी इसका हम जानेंगे। कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है, ये जो पार्ट्स है जब काउंटर आयन को छोड़कर ये जो पार्ट्स होते हैं जो भी, इसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ठीक है, तो ये जाने। फिर कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होगा। चलिए एक एक टॉपिक को यहाँ हम समझते हैं। सेंट्रल मेटल आइटम क्या, सेंट्रल मेटल आइटम, यहाँ क्या है सेंट्रल मेटल आइटम, यहाँ लेंगे एग्जाम्पल FeCN, यहाँ क्या हुआ, जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है उसका सेंटर में जो मेटल है उसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रल मेटल एटम। दूसरा एग्जांपल लेंगे, क्या है, NH3 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 और NH3। ये क्या है, यहाँ हम जानेंगे सेंट्रल मेटल आइटम क्या है। जो सेंटर में जो मेटल है उसे वो क्या कहेंगे, सेंट्रल मेटल आइटम। उसे क्या है, CM है। यहाँ कौन काम कर रहा है, कोबाल्ट है, आयरन है, तो यहाँ कोबाल्ट है। तो हम ये कह सकते हैं, डिफिनीशन क्या कर सकते हैं इसका, द मेटल आइटम which surrounded by ligand
इज नोन एज सेंट्रल मेटल आइटम, जिसको शॉर्ट में हम CMA कहते हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रल मेटल आइटम के बारे में जाने। अब हम ले सकते हैं, जैसे कोई एग्जांपल ले लिए यहाँ पर FeCN6 पर 3- यहाँ आप सेंट्रल मेटल आइटम क्या कहेंगे, जो भी आप ट्रांजिशन मेटल आइटम देख रहे हैं डायरेक्ट उसे भी कह सकते हैं, शॉर्ट में क्या होगा, आयरन होगा। दूसरा एग्जांपल क्या लेंगे, जिंक H2O6, जिंक H2O6 2+, क्या लेंगे सेंट्रल मेटल आइटम, CMA क्या कहेंगे, जिंक कहेंगे। तो ये समझ गए। बाकी हम आगे जानेंगे क्या आगे, अगला टॉपिक हम जानेंगे अगला टॉपिक क्या है हमें पढ़ना। इससे पहले हम लिगेंड पर जाएंगे, उससे पहले हम जानना चाहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जानेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जानेंगे कि जो भी चार्ज ऑन दी, क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, द चार्ज ऑन सेंट्रल, द चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल atom is known as oxidation number या ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए हम ये जानेंगे क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या है जो मेटल पर चार्ज है उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे। लेकिन एक थोड़ा सा हम हट के बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट और रियल चार्ज के बीच में क्या डिफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल्स, ये पॉलिंग साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा क्या हुआ, दो टर्म्स यहाँ डिफाइन किया गया। एक ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, दोनों तो चार्ज ही लग रहा होगा लेकिन आपको, और एक रियल चार्ज क्या होता है। रियल चार्ज कहा उनके द्वारा बताया गया कि रियल चार्ज +1 से लेकर 1 से लेकर, इसका मैग्नीट्यूड ओवरऑल बात कर रहा हूँ, 1 से लेकर 2 तक, 2 के बीच में हो सकता है। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, वो +8 तक भी जा सकता है, ठीक है, जैसे OH4 के केस में होता है। तो ये कहना है चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट और रियल चार्ज के बारे में कि ये जो होता है ये तो रियल कंसेप्ट है, रियल चार्ज जो भी होगा मॉलिक्यूल्स पर रियल होगा। लेकिन जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर है ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट होता है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट होते हैं। तो ये हम क्या जानेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, मतलब इमेजिनरी कंसेप्ट होते हैं। और रियल चार्ज क्या होता है, और रियल कंसेप्ट होते हैं। ये पॉलिंग के द्वारा बताया गया था। और रियल चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है, 1 से 2 के बीच में हो सकता है। एक ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू क्या हो सकता है, -8 से लेकर +8 तक हो सकता है। तो ये हम यहाँ मतलब डील करेंगे कि जो होता है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कर रहे हैं मेटल पर, ये हाइपोथेटिकल चार्ज होता है। तो ये क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में यहाँ डिफिनेशन जाने। जो भी सेंट्रल मेटल एटम पर जो चार्ज होगा उसे हम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे। तो हम ये आगे पढ़ते हैं कैसे निकालेंगे। जैसे इसकी एग्जांपल लेते हैं, K4 FeCN6, तो क्या है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, तो ओवरऑल चार्ज क्या होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो ओवरऑल चार्ज क्या होगा, ओवरऑल चार्ज क्या होगा, 0 होगा। तो हम यहाँ किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, हमें सेंट्रल मेटल एटम का, जिसका हम एज्यूम क्या कर लिए, X कर लिए, ठीक है। तो हम यहाँ 4 पोटासियम है, और अल्कली मेटल्स पर क्या होता है चार्ज, +1 होता, ये आप जान रहे होंगे। और हमें निकालना किसका, आयरन का निकालना है, इसका X लिए। और साइनाइड पे चार्ज कितना होता है, X 6 है, और चार्ज कितना होता, -1 होता, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करेंगे, क्या हुआ, 4 + X - 6 = 0। X = क्या हुआ, ओवरऑल +2।